तो आज क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, चपला देवी द्वारा लिखित। तो इस पाठ के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे 1857 की क्रांति, चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे जितनी भी क्रांतियाँ अभी तक हुई हैं देश को आज़ाद कराने के लिए, जितने भी प्रयास किए गए हैं, हम उस प्रयासों को देखें तो ऐसा नहीं है कि प्रयास के लिए हम किसी एक या दो व्यक्ति को जिम्मेदार या दो व्यक्ति को हम देश को आज़ाद कराने का श्रेय दे सकते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, बहुत सारी ऐसी बातें मिलेंगी कि जिनके माध्यम से चलेगा पता आपको कि देश को आज़ाद कराने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का योगदान, बलिदान इसमें शामिल किया गया है। कई ऐसे हैं जो इतिहास के पन्नों में उनको जगह नहीं मिल पाई है, पर उनका बलिदान भी बलिदान माना जाता है। तो ऐसे कई व्यक्ति हैं, कई ऐसे तत्व हैं कि जिनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनका बलिदान देश को आज़ाद कराने के लिए दिया गया है और उनके लिए प्रयास किए गए थे कि उनको इतिहास में स्थान अगर नहीं मिल पाया है तो किसी न किसी रूप में हम, चाहे आपकी पाठ्य पुस्तक हो, चाहे उस पर आधारित कहानियाँ हों, चाहे कहानियों की आपकी उसकी पत्रिकाएं हों, उनके माध्यम से आपको बताया जाए। तो आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक पाठ जो है ये उसी पर आधारित है, किसमें आपको एक ऐसे बलिदान के बारे में चलेगा पता कि उस बलिदान को वो कैसे निभा सकी और कैसे कर सकी और कैसे देश प्रेम होता है, कैसे उस मिट्टी से प्रेम होता है जो मिट्टी आपका निर्माण करती है, जो मिट्टी आपको जन्म देती है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। पहले इसमें आपको पढ़ने क्या मिलेगा, क्या आपको जानकारी मिलने वाली है आज की क्लास में। मातृभूमि की स्वतंत्रता और रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उत्कर्ष, ये हमारे लिए सारे सम्मान की बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा में, उस गौरवशाली तो परंपरा थी, साथ में विस्मृत भी थी कि कितने बलिदानों के बाद कम ही व्यक्तियों को इतिहास में स्थान मिला है। तो उस विस्तृत परंपरा में किशोर पीढ़ी की परिचित कराने के उद्देश्य से, किशोर पीढ़ी क्या होती है, किशोर पीढ़ी मतलब बड़े लोग तो होते हैं, उन्होंने सब कुछ देख लिया होता है, उसके बाद भी अगर वो ऐसा काम करते हैं, अपने प्राण न्यौछावर करते हैं तो ठीक है। किशोर जो है, किशोर ऐसी पीढ़ी होती है कि जो चाहे तो उसका देखा जाए तो जीवन शुरू ही हो पाता है। जीवन शुरू होने की जो आयु होती है वो किशोर होती है। उस पीढ़ी में भी कितने लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, उसके बलिदान को ही उद्देश्य दिखाने के उद्देश्य से ही इसमें ये पाठ लिखा गया था। रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंग से लिया गया है। हिंदी गद्य की प्रारंभ रूप में विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना के मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के आविकल्प प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। उसके बलिदान को समझ जाएं तो इस वजह से ही जैसा था वैसा ही उन्होंने इसमें लिख दिया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। तो भस्म क्यों कर दिया, कैसे भस्म किया, कैसे वो किशोर कन्या होकर भी जलने को तैयार हो गई, भस्म होने को तैयार हो गई, जेल जाने को तैयार हो गई, उसको कैसा भूमि से उसका लगाव रहा, कैसा मिट्टी से प्रेम रहा, ये सारी बातें आपको इस पाठ के माध्यम से पढ़ने मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1857 की बात है। विद्रोही नेता धुंधपंत नाना साहब कानपुर के असफल होने पर जब भागने लगे, तो असफल होने के बाद जब भागने लगे तो वे जल्दी अपनी पुत्री मैना को साथ में ना ले जा सके। तो उनकी पुत्री जो थी मैना, उसको साथ में नहीं ले जा पाए। अब उसके साथ क्या होता है, देवी मैना बिठुर के पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोही दमन के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि भस्म कर दिए।
अब उसकी कहानी कैसी होती है, कैसे उसको अग्नि में भस्म कर दिया, कैसे छोटी सी बालिका को एक क्रूर अंग्रेज़ों ने कैसे उसको आग के हवाले कर दिया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने मिलेंगी। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देगा, उसको भी पिघला देगा। उस छोटी सी कन्या को कैसे आग के हवाले किया, कैसे उसके प्रयास, कैसे उसकी मातृभूमि के प्रति प्रेम देखने मिलेगा, वो एक बार तो पाषाण हृदय मतलब पत्थर हृदय वाले को भी द्रवीभूत, उसको भी पिघला देगा। चलिए शुरू करते हैं। कानपुर के भीषण हत्याकांड के बाद अंग्रेजों ने सैनिक दल बिठौर की ओर गया। सैनिक दल बिठौर की ओर गया, जहाँ पर वो नाना साहब रहते थे बिठौर में। अब वहाँ जाते हैं कि वहाँ से जो भी उनकी निशानियाँ हैं उनको नष्ट करने के उद्देश्य से। बिठौर के नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी, क्योंकि वहाँ लूट यहाँ के जमींदार भी लूट लेते थे। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप से गोले से नाना साहब के महल को भस्म कर देने का निश्चय किया कि जो अंग्रेजों को विरुद्ध किया है, अंग्रेजों का विरोध किया है, उसकी एक निशानी को भी हम नहीं रहने देंगे, उसकी निशानी को हम नष्ट कर देंगे। तो इसी उद्देश्य से ये आदेश हो गया कि उसके उनके महल को भी नष्ट कर दिया जाए। सैनिक दल ने जब यह वहाँ तोपें लगाईं, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। जब वहाँ तोपें लगने वाली थी तो उसके बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका, छोटी सी बालिका जो है वो खड़ी हो जाती है। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहाँ से जीवित रह गई, क्योंकि महल लूटने के लिए समय वह बालिका कहाँ वहाँ कहीं दिखाई न दी थी। जब लूटा महल तो कहीं बालिका नहीं दिखाई दी थी, ये कहाँ से आ गई। ठीक है, उस बालिका के बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति गोले बरसाने से मना कर दिया कि अभी इसको गोले ना बरसाएं। तो अंग्रेज ऐसे भी थे कुछ जो समझते थे कि हम गलत कर रहे हैं, तो उनके ऐसे अंग्रेज भी थे कि जो ऐसा काम नहीं करते थे कि जो भारतीयों को या मानवता को शर्मसार करे। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पस वयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा, क्या चाहती हो? बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? तो उससे पूछा गया कि क्या चाहती हो, तो उन्होंने महल की रक्षा करने के लिए कह दिया। अब महल की रक्षा तो कर नहीं सकते। सेनापति ने आंसर दिया, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? अब पहले तो पूछते हैं कि तुम्हारा इसमें उद्देश्य क्या है, क्या चाहती हो, तुम क्यों चाहती हो, ये क्या उद्देश्य है? बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने से आपका क्या उद्देश्य? अगर ये यहाँ के राजा जो हैं वो चले गए, अब इस मकान को गिराने से आपका क्या उद्देश्य, आपको क्या मिलेगा? तो पहले वो बालिका पूछ लेती है। सेनापति कहते हैं कि यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब की वास स्थान है, वहाँ पर रहते थे। वास स्थान मतलब वहाँ पर रहते थे। सरकार ने इसे विध्वंस करने की आज्ञा दी है, तो सरकार ने इसे विध्वंस करने की, मिटा देने की आज्ञा दी है। अब इस आज्ञा का पालन हमें करना ही पड़ेगा, इसलिए हम इसको तोड़ेंगे। बालिका ने कहा, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए वे दोषी थे। इस जड़ पदार्थ मकान से आपका क्या, ये तो निरप अपराध है। तो वो इतनी अच्छी बात करती है कि जो दोषी थे वो तो चले गए, मेरा उद्देश्य ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। तो ये सब बातें करके वो रक्षा करने के लिए कहती है महल की। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा, कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा, क्योंकि वह ऊपर से आदेश आ चुका है, तो यह मकान हमें गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपने परिचय बताते हुए कहा, उसको परिचय बताते हैं अंग्रेज सैनिक को कि मैं कौन हूँ और मेरा और तुमसे क्या संबंध है। मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे, उन जनरल का नाम तो हे कि जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी और मुझे बहुत प्रेम संबंध था। दोनों अच्छी फ्रेंड थी, अच्छी दोस्त थी, और दोनों में प्रेम संबंध था, उससे अंग्रेज की कन्या और उस देवी मैना में। कई वर्ष पूर्व मेरी पास बराबर आती थी, मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे, मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। उस समय हमारे सामने मालूम होता है कि आप भी सब बातें भूल गए हैं। जब आते थे
एक पुत्री के जैसा ही प्यार करते थे, और आज उस पुत्री के घर को ही मिटाने आए हैं, आप वो बातें भूल चुके हो। ठीक है। मेरी की मृत्यु, उसका नाम था मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी थी, उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब भी है। उनकी पति की जो है मृत्यु हो जाती है, जो अंग्रेज अधिकारी है। उस यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए, सेनापति के होश उड़ गए कि ये तो हमारे परिचित लड़की है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि फिर उसे क्या उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। नाना साहब की कन्या के बारे में याद आ गया कि ये कन्या मैना है, और उसकी रक्षा के लिए ये थोड़ा सा पिघल जाते हैं। सेनापति है कुछ क्षण ठहरा और कहा, बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो। सहचरी मतलब उसके साथ उठने बैठने वाली, पढ़ने वाली और उसकी सहेली। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। तो भी मैं रक्षा का प्रयत्न करूँगा, मैं उसका सरकार का आदेश जो है नहीं टाल सकता, उसके बाद भी प्रयास करूँगा कि तुम्हारी रक्षा कर सकूँ। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम वहाँ आ पहुँचे। उन्हें बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। तो जनरल आउट्रम आ जाते हैं और कहते हैं, तुमने अभी तक महल क्यों नहीं उड़ाया। अब उसके बदले में वो क्या आंसर देते हैं। सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह इस नाना के महल बच सकता है। तो उससे कहते हैं कि क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है, क्या महल को हम बचा सकते हैं। तो जनरल आउट्रम आंसर देते हैं, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेज़ों का क्रोध बहुत अधिक है, तो उसकी एक निशानी को वो नष्ट करना चाहते हैं, एक निशानी भी नहीं रखना चाहते हैं। नाना के वंश में या महल पर दया दिखाना असंभव है। नाना के वंश पर या महल पर दया दिखाना असंभव है, एक भी चीज़ में नहीं रह सकती। सेनापति है तो लॉर्ड कैनन गवर्नर जनरल को इस विषय में एक तार देना चाहिए। तो वो एक सलाह देते हैं कि तार अगर बड़ी अधिकारी को दिया जाए तो हो सकता है वो ऐसा मानने को तैयार हो जाए। आउट्रम ने कहा, आखिर आप ऐसा क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना लड़की गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद जनरल आउट्रम ने नाना का महल घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना के खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल में कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता कहीं नहीं चला। ठीक है। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनन का एक तारा जिसमें आशा था लिखा था कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना की स्मृति चिन्ह तक मिटा दी जाए। नाना के स्मृति चिन्ह यानी उनकी याद से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं वो मिटाने के लिए कहा गया। इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। वहाँ की अगर आज्ञा नहीं है तो हम इस महल को नहीं बचा सकते। उसी क्षण क्रूर जनरल आउट्रम ने आज्ञा सेनाना साहब के सकुशल राज मंदिर की तोप से गोली बरसने लगी। घंटे भर में महल मिट्टी में मिला दिया गया। अब और क्या होता, उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 26 सितंबर की एक लेख में लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ पाए। भारत सरकार से मतलब वहाँ की सरकार, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी हैं, उनसे कहती है कि वहाँ उसको नहीं पकड़ पाया, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर के अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेने हम नहीं भूलेंगे। उस समय पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा का सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट में बड़ी हंसी उड़ाई गई। जो अधिकारी था हे, जो उसकी नाना साहब की लड़की दी मैना की सहचरी थी, सहेली थी, उसका पिता, उसकी हंसी उड़ाई गई कि जिसमें सर हे की नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय यह कलंक की बात है कि जिस नाना ने अंग्रेजों की नर नानियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा। आपका अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में विध्वंसता में सर थॉमस हे मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित थे। उन पर लांछन लगा दिया। उस बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर ही उन्होंने यह निर्णय
दिया होगा, यह सलाह दी होगी, यह ठीक है। अपना कर्तव्य भूल गए, हमारे मत से नाना की पुत्र कन्या और अन्य कोई भी संबंधी वहाँ कहीं मिले मार डाला चाहिए। नाना की जिस कन्या से हे प्रेमालाप हुआ है उसे उनको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। जिससे उनका प्रेम एक गलत तरीके से उनके प्रेम को बताया तो उनके सामने उसे फांसी पर लगा देना चाहिए। सन 57 की सितंबर माह में अर्धरात्रि समय चांदनी की एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने नाना साहब की भगना वशिष्ठ प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। जब उनका महल हो जाता है, महल पर ढेर पर बैठी वो रो रही थी बालिका। पास ही जनरल आउटम की सेना भी ठहर पहुंची। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिक के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया कि कौन है, कहाँ से आई है, कोई उत्तर नहीं दिया, वह केवल रोती जा रही थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटम भी वहां पहुंचा और उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओ नाना की कन्या, ये तो मैना है। पर वह बालिका किसी और ना देखती और अपने चारों ओर सैनिक को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटम ने आगे बढ़ा, अंग्रेज सरकार ने आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैंने उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर से बोला, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे आज मैं यहाँ जी भर कर रो सकूँ। वहाँ रोने के लिए एक समय मांगती है कि मुझे समय दीजिए, मैं वहाँ मिट्टी के ढेर पर बैठकर रो सकूँ। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं की। उसी समय मैना ने हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कान के किले में लाद कर कैद कर ली गई। कैद करके हथकड़ी डाल के उसको किले में ले गए। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहास वेत्ता महादेव चिटनीस के बाखर पत्र में छपा था। तो वहाँ पर जो उस समय अखबार चलता था उसमें छपा था, कल कानपुर के किले में भीषण हत्याकांड हो गया है। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई है। भीषण अग्नि की शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो बलिदान ऐसे थे, अंग्रेजों ने ऐसे अत्याचार किए हैं कि उन्होंने नरसंहार, जलती हुई आग में भस्म कर दिए, ऐसे बहुत सारे कृत्य किए हैं। और ऐसे बलिदानों के बाद ही हमें देश की आज़ादी मिल पाई, हमारा देश आज़ाद हो पाया है। तो आज़ाद कराने के लिए इतिहास में जिनके नाम हैं उनका सहयोग तो है, उनका बलिदान भी है। साथ में से कई व्यक्ति हैं, कई लोग हैं जिनका इतिहास में स्थान नहीं बन पाया है, इतिहास में स्थान नहीं मिल पाया है, पर उनका भी देखा जाए तो उनका भी सहयोग बराबर है देश को आज़ाद कराने के लिए, भारत देश को स्वतंत्र बनाने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक नए चैप्टर में।